चलिए आज उसको कंटिन्यू करते हैं। हम चैप्टर 9 में देख रहे थे बल तथा गति के नियम, और हमने गति के प्रथम नियम, क्या था गति का प्रथम नियम? तो वस्तु, मान लो कोई वस्तु है, वो अगर गतिशील अवस्था में है तो गतिशील ही रहेगी, और अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल मतलब कोई असंतुलित बल न लगाया जाए। और इसी तरह गति का द्वितीय नियम हमने पढ़ा कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होता है ना। तो फ्रेंड्स चलिए आज इससे आगे देखते हैं। 9.4 का 1 गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करें। माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग से सीधी रेखा में चल रही है और t समय तक एक निश्चित बल F लगाने पर उस वस्तु का वेग v हो जाता है। तब उसका प्रारंभिक और अंतिम संवेग क्रमशः P1 = mu और P2 = mv होंगे। ठीक है, तो संवेग परिवर्तन प्रोपोर्शनल P2 - P1 प्रोपोर्शनल mv - mu प्रोपोर्शनल m × v - u। ठीक है, फिर संवेग में परिवर्तन की दर प्रोपोर्शनल को समानुपाती बोलते हैं, तो m × v - u/t। ठीक है, या लगाया गया बल F प्रोपोर्शनल m × v - u/t। फिर F = k m × v - u/t। तो ये हमको दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। समीकरण पहला हमने देखा था, क्या था समीकरण एक, क्या था? तो P = mv। तो ये हमारा पहला समीकरण था। यहाँ पर ये दूसरा समीकरण, तो इसको और फिर आगे देखते हैं। = k m a, ये हमारा तीसरा समीकरण है। ठीक है, फिर समीकरण 9.3 से, मतलब इस समीकरण से हम F = ma, मतलब यहाँ पर a क्या है? तो a बराबर v - u/t। तो वेग में परिवर्तन की दर, a बराबर वेग में परिवर्तन की दर मतलब त्वरण। ठीक है, और k क्या है यहाँ पर? तो k एक अनुपातिकता का स्थिरांक है। ठीक है, और द्रव्यमान और त्वरण के SI मात्रक क्या क्या होते हैं? तो किलोग्राम और ms2। ठीक है, तो हम बल का मात्रक इस प्रकार लेते हैं कि स्थिरांक k का मान 1 हो जाता है। तो इस इकाई बल को उस मात्रा के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करती है। अर्थात क्या मतलब हुआ इसका कि 1 इकाई बल बराबर k, मतलब 1 किलोग्राम × 1 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। ठीक है, तो इस प्रकार k का मान 1 हो जाता है। तो वही मैं बता रही थी कि समीकरण 9.3 से, तो अब हमको प्राप्त हो जाएगा F = ma। ये हमारा चौथा समीकरण है। फिर बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का वर्ग है, तो इसे न्यूटन, मतलब आइजैक न्यूटन के नाम पर इसे न्यूटन भी कहते हैं। ठीक है, और इसे n के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और गति के द्वितीय नियम से हमें किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने की विधि मिलती है। ठीक है, तो बल को उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण और वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो गति के दूसरे नियम का प्रयोग हम अपने डेली लाइफ में भी प्रायः देखते हैं। क्या आपने क्रिकेट मैच के दौरान में मैदान में जो क्षेत्र रक्षक होते हैं, फील्डर बोलते हैं जिनको, को तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ को पीछे की ओर खींचते देखा है? तो इस प्रकार से क्षेत्र रक्षक मतलब जो फील्डर है वो गेंद के वेग को शून्य करने में अधिक समय लगाता है, और इस प्रकार गेंद में संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है। इस कारण तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। अगर गेंद को अचानक रोका जाता है
तो तीव्र गति से जो गेंद आ रही है वो गेंद का वेग बहुत कम समय में शून्य होता है ना। तो इस तरह से गेंद के संवेग में परिवर्तन की दर अधिक होगी, इसलिए कैच लपकने में अधिक बल लगाना होगा, जिससे हो सकता है कि खिलाड़ी की हथेली में चोट लग जाए। और उसी तरह से ऊंची कूद वाले मैदान में खिलाड़ियों को कुशन या फिर बालू पर कूदना होता है, तो ऐसा खिलाड़ियों के छलांग लगाने के बाद गिरने के समय को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस स्थिति में संवेग में परिवर्तन की दर कम होती है। सोचो कि कैसे कराटे का एक खिलाड़ी एक ही झटके में बर्फ की एक सिल्ली को तोड़ देता है। तो ये सब किस गति के द्वितीय नियम के अनुरूप होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स गति के द्वितीय नियम के गणितीय सूत्र में जैसे कि हमको ये समीकरण 9.4 के उपयोग से गति के प्रथम नियम को गणितीय रूप से प्राप्त किया जा सकता है। ओके, जैसे कि समीकरण 9.4 से F बराबर ma है ना, ये प्राप्त हुआ हमको, या फिर F बराबर m माइनस u बटे t, या फिर यहाँ पर ft लिखा हुआ है बराबर mv माइनस mu। तो यहाँ पर हमको एक और समीकरण, पांचवा समीकरण प्राप्त हुआ 9.5। तो फ्रेंड्स जब f बराबर 0 हो तो किसी भी समय t पर v बराबर u, इसका अर्थ यह है कि वस्तु समान वेग u से चलती रहेगी। यदि u शून्य हो तो भी v शून्य हो जाएगा, मतलब वस्तु विरामावस्था में ही रहेगी। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं 9.5 गति का तृतीय नियम। फ्रेंड्स पहले दोनों गति के नियमों से हमें ज्ञात होता है कि कोई प्रयुक्त बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है, और इनमें हमें बल को नापने की विधि भी प्राप्त होती है। और गति के तीसरे नियम के अनुसार हम देखेंगे कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाया जाता है ना। ये दोनों बल परिमाण में सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। इसका मतलब ये है कि बल हमेशा युगल रूप में होते हैं, है ना, और ये बल कभी एक वस्तु पर कार्य नहीं करते बल्कि दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि फुटबॉल के खेल में प्रायः हम गेंद को तेज गति से किक मारते हैं और जो विपक्षी टीम है ना, उसके खिलाड़ी से टकरा जाते हैं। तो इस क्रम में दोनों खिलाड़ी एक दूसरे पर बल लगाते हैं, मतलब दोनों ही खिलाड़ी को चोट लगती है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी एकल बल का अस्तित्व नहीं होता, बल्कि ये सदैव युगल रूप में, है ना, होते हैं। तो इन दोनों विरोधी बलों को क्रिया और प्रतिक्रिया बल कहा जाता है। ठीक है, तो इसको हम और अच्छे से एग्जाम्पल से समझेंगे। माना कि दो स्प्रिंग तुला, जहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हो, ये एक दो स्प्रिंग तुला है ना, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो आप, तो इसमें दर्शाया गया है कि तुला बी है ना, ये तुला बी है और इसका स्थिर सिरा दीवार से जुड़ा हुआ है। जब तुला ए के ये मुक्त सिरे पर बल लगाया जाता है, मतलब इसको यहाँ से खींचा जाएगा, तब हम पाते हैं कि दोनों तुलाएं एक ही मान दर्शाती हैं। मतलब तुला ए द्वारा तुला बी पर प्रयुक्त बल तुला बी के द्वारा तुला ए पर लगाए बल के परिमाण में समान है, पर इन दोनों बलों की दिशाएं परस्पर विपरीत हैं, है ना। तो तुला ए के द्वारा तुला बी पर लगाया गया बल क्रिया है, जबकि तुला बी द्वारा तुला ए पर लगाया गया बल प्रतिक्रिया है। मतलब गति के तीसरे नियम को इस प्रकार भी हम व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? तो किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यद्यपि यह अवश्य याद रखना चाहिए कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल हमेशा दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं।
ठीक है। तो फ्रेंड्स, माना कि आप विश्राम की अवस्था में हैं और सड़क पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो द्वितीय नियम के अनुसार इसके लिए एक बल की आवश्यकता होती है जो आपके शरीर में त्वरण उत्पन्न करती है ना। और यह कौन सा बल है? तो क्या ये पेशी बल है जो आप सड़क पर लगाते हैं? क्या यह बल हम उसी दिशा में लगाते हैं जिस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं? तो नहीं, हम नीचे पृथ्वी की सतह को अपने पैरों से पीछे धकेलते हैं और सड़क भी आपके पैर पर उतना ही प्रतिक्रिया बल विपरीत दिशा में लगाती है जिसके प्रभाव से आप आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये जानना आवश्यक है कि यद्यपि क्रिया और प्रतिक्रिया बल मान में हमेशा समान होते हैं, फिर भी ये बल एक समान परिमाण के त्वरण उत्पन्न नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक बल अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं पर कार्य करते हैं। कैसे? तो बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर एक बल निरूपित होता है और गोली भी बंदूक पर एक समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगाती है। इससे बंदूक के पीछे की ओर जो बंदूक है वो पीछे की ओर प्रक्षेपित होती है, मतलब पीछे हट जाती है। तो चूंकि बंदूक का द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान से बहुत अधिक होता है, इसलिए बंदूक का त्वरण गोली के त्वरण से काफ़ी कम होगा। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जाम्पल है, एक नाविक जो कि नाव से आगे की ओर कूदने की स्थिति में भी गति के तीसरे नियम को प्रदर्शित करता है। कैसे? तो नाविक आगे की ओर कूदता है तो नाव पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल नाव को पीछे की ओर धकेलता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सब क्या है? तो गति के तृतीय नियम के उदाहरण हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब देख लेते हैं कि इसको कैसे परिभाषित कैसे किया जाएगा। तो प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है और ये दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती हैं, और यही क्या है? तो यही गति का तृतीय नियम है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9.6 संवेग संरक्षण। फ्रेंड्स, माना कि दो वस्तु, ये आप देख रहे हो, दो वस्तु या दो गेंद A और B है ना, A और B, जिनका द्रव्यमान क्या है? ma और mb है। एक ही सरल रेखा में, मतलब एक सरल रेखा में रेखीय दिशा में अलग अलग वेग से क्रमशः, जिनका वेग क्या है? तो इनका वेग क्रमशः ua और ub है। ठीक है, से गति कर रही हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, और उन पर कोई एक असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है। तो माना कि ua बड़ा होगा ub से, मतलब ua अधिक बल लगेगा और ub के अपेक्षा, और दोनों गेंद एक दूसरे से टकराती हैं। फिर यहाँ पर जब ये दोनों गेंद आगे बढ़ रही है रेखीय दिशा में, तो यहाँ पर दोनों गेंद एक दूसरे से टकराती हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो माना कि टक्कर का समय t है। क्या है? टक्कर का समय t है, और इस क्रम में गेंद A गेंद B पर FAB बल लगाती है। गेंद A गेंद B पर FAB बल लगाती है, और गेंद B जो है वो, ये जो गेंद B है वो गेंद A पर FBA बल लगाती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो माना कि टकराने के बाद गेंद A और गेंद B का वेग क्रमशः क्या हो जाता है? VA और VB हो जाता है। ठीक है, टक्कर के बाद। तो इसको हम समीकरण से कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो समीकरण 9.1 से, हमारा समीकरण क्या था? 9.1 क्या था? याद है आपको? समीकरण 9.1 था P = mv, है ना, ये यही था। तो इस समीकरण के अनुसार गेंद A का संवेग टकराने के पहले और क्रमशः, मतलब टकराने के पहले और टकराने के बाद क्रमशः ma और ua है।
और ma और va होगी। तो संवेग में परिवर्तन की दर या फिर FAB क्रिया है ना, टकराने के समय क्या होगी, तो ma va माइनस ua अपॉन t। तो उसी तरह गेंद B से के संवेग परिवर्तन की दर या फिर FBA प्रतिक्रिया टकराने के समय mb vb माइनस ub अपॉन t होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स गति के तृतीय नियम के अनुसार गेंद A के द्वारा गेंद B पर लगाया गया बल FAB और गेंद B के द्वारा लगाया गया बल FBA एक दूसरे के बराबर और विपरीत होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको FAB इज इक्वल टू माइनस FBA एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा 9.6। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं MA VA माइनस UA अपॉन T इज इक्वल टू माइनस MB VB माइनस UB अपॉन T। ठीक है, तो इसलिए MA UA प्लस MB UB इज इक्वल टू MA VA प्लस MB VB। तो यहाँ पर हमको एक और समीकरण 9.7 प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स टकराने के पहले गेंद A और B का कुल संवेग क्या होगा, तो MA UA प्लस MB UB। फिर टकराने के बाद कुल संवेग MA VA प्लस MB VB है। तो समीकरण 9.7 से हम पाते हैं कि जब गेंदों पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता तो दोनों गेंदों का कुल संवेग बदलता नहीं है या कुल संवेग संरक्षित रहता है। तो फ्रेंड्स इस प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। तो इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। और इसे इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं कि दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो है वो पूरा होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम संवेग संरक्षण के नियम के बारे में एक छोटा सा पॉइंट और जान लेते हैं कि संवेग के संरक्षण के समस्त नियमों जैसे कि संवेग, ऊर्जा, कोणीय संवेग, आवेश आदि के संरक्षण को भौतिकी में मौलिक नियम माना जाता है और ये सभी संरक्षण नियम प्रायोगिक प्रेक्षणों पर आधारित हैं। और ये याद रखना आवश्यक है कि संरक्षण के नियमों को प्रमाणित नहीं किया जा सकता, इन्हें प्रयोगों के द्वारा ही सत्यापित या खंडित किया जा सकता है। ठीक है, तो किसी भी संरक्षण नियम के अनुकूल प्रयोग के परिणाम उस नियमों को सत्यापित तो करता है लेकिन उसको सिद्ध नहीं करते। और दूसरी ओर यदि एक भी प्रयोग के परिमाण इस नियम के विरुद्ध हो तो यह संरक्षण नियम को खंडित करने के लिए पर्याप्त होता है। और संवेग संरक्षण का नियम अलग अलग प्रकार के निरीक्षणों और प्रयोगों के पश्चात नियमित किया गया है और इस नियम को लगभग 3 शताब्दी पहले प्रतिपादित किया गया था और इस नियम को खंडित कर सकने वाली किसी स्थिति का अभी तक कोई अनुभव ज्ञात नहीं है। ओके, तो विभिन्न दैनिक अनुभवों को संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर हम स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया। फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट बिल्कुल किया कीजिए। ओके, और एक दूसरे को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।